नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज महान वीरांगनाओं के, महान महिलाओं के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी योगदान, अपनी भूमिका निभाई है, उस कड़ी में आज बात करेंगे एक महान नारी की, जिनका नाम है मदाम बीकाजी कामा। गोरा रंग, उन्नत भाल, स्वस्थ काठी, कजरारे नयन, धीर गंभीर चेहरे पर मुस्कान, भारतीय परिधान, बहुरंगी साड़ी पहनने पर वह युवती जब 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर के एक सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के मंच पर उपस्थित हुई तो हजारों लोग उन्हें अपलक देख रहे थे। लगता था जैसे मंत्र मुग्ध हो गए हों, एक दूसरे से कह रहे थे, वाह क्या सौंदर्य है, बिल्कुल भारत की राजकुमारी जैसा, साथ ही सुसंस्कृत और प्रभावशाली भी। उसकी आभा से भी सभी चमत्कृत थे, सभी मंत्रमुग्ध थे। वह उदयमान आभा की मदाम बीकाजी कामा, जिन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा झंडा निकाला, स्टैंड सहित मेज पर रख दिया और अपना उद्बोधन प्रारंभ किया। संसार के स्वतंत्रता प्रेमी महानुभावों, मैं विधिवत अपने देश का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूं। यह जो सम्मेलन था उसमें पूरे विश्व के लोग उपस्थित थे। वहां पर भारत का, आजाद भारत का झंडा फहराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने झंडा को सबसे पहले अपने टेबल पर रखा और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। यह झंडा है देश की आन बान शान का, और उन्होंने यह भी कहा, मैं विधिवत अपने झंडे का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूं। और वह जब बोलना शुरू किया, यह झंडा है देश की आन बान शान का, भारत के शहीदों के त्याग और तप का प्रतिफल और क्रांतिकारियों का मनोबल। स्वाधीनता के प्रतीक इस झंडे को फहराकर विश्व के सभी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों से निवेदन कर रही हूं कि आप सभी इसके सम्मान में खड़े हों और इसका अभिवादन करें। लग रहा था कि मदाम बीकाजी कामा के शब्दों ने उन पर जादू कर दिया हो और सभागार में उपस्थित सभी लोग एक साथ उठ खड़े हुए और भारतीय झंडे के सम्मान में अपनी टोपियां उतारकर उसका अभिवादन किया। आप समझ सकते हैं कि किस विश्वास के साथ उन्होंने कहा, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बंधु जो उसमें उस सभागार में उपस्थित थे, सभी खड़े हुए और भारतीय झंडे को अभिवादन किया। आपकी फिर बोली, आपकी इस भावना के लिए मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करती हूं और पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि भारत देश के सभी नागरिक आपके इस उत्कृष्ट भाव के लिए कृतज्ञ है। विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला भारत आज पराधीन है और ब्रिटिश साम्राज्य की चक्की में पिस रहा है। उसके आर्थिक साधनों का शोषण कर ब्रिटेन मौज से गुलछर्रे उड़ा रहा है। साम्राज्यवाद और समाजवाद एक साथ कैसे रह सकते हैं? आप सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त होने और समता तथा समाजवाद के पोषण से अपना सहयोग प्रदान करें। बस इतने ही निवेदन के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। भाषण के समाप्ति के बाद सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और प्रस्ताव के समर्थन में अपने
हाथ ऊपर उठाए। केवल ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का स्वर नकारात्मक था, किंतु ब्रिटेन के एक प्रतिनिधि हिंडमैन जो उदारवादी थे ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कौन जानता था कि यह भारतीय महिला ब्रिटेन को बेनकाब कर देगी, उन्हें बेआबरू कर देगी, उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा और शोषण मनोवृत्ति की बखियां उधेड़ देगी। किंतु ब्रिटेन के विरोध के कारण प्रस्ताव पारित न हो सका। अफसोस, मैडम कामा की यह गर्जना विश्व की गुंज बन गई। समाजवादी की व्याख्या उनकी अभिव्यक्ति बन गई। सिंह गर्जना करने वाली मदाम बीकाजी कामा का जन्म एक प्रसिद्ध पारसी व्यापारी सोहराब जी फ्राम जी पटेल के घर 24 सितंबर 1861 को हुआ था। जन्म से ही वह बहुत होनहार थी। स्कूल का काम किए बिना वह न तो खाती थी और न ही सोने जाती थी। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता था। बचपन में ही उसने कई भाषाएं सीख ली। स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं सुनने में उनकी पर्याप्त अभिरुचि थी। शहीदों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से वह क्षुब्ध हो उठी और यही था क्रांति के बीज रोपण का कारण। इस भाव से दूर रखने के लिए उनकी शादी मुंबई के एक प्रसिद्ध वकील के.आर. कामा के साथ कर दिया गया। सबों ने सोचा शायद इसके ही कारण उसके मनोभावों में कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन वह तो स्वतंत्रता के प्रेमी थे। मैडम कामा का दाम्पत्य जीवन कुछ दिनों तो चला, किंतु धीरे धीरे उसमें गतिरोध आता गया। उसके पति की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा थी और इसलिए उनकी आलोचना सुनना उन्हें पसंद नहीं था। मैडम कामा अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध थी। इन्हीं विरोधाभासी विचारों के कारण दोनों में ठनने लगी और वैवाहिक जीवन की परिणति यह हुई कि दोनों में बोलचाल भी बंद हो गई। उन्हीं दिनों मुंबई में प्लेग की बीमारी फैली। यह बीमारी अछूत की तरह फैलती है और सभी लोग इससे भाग खड़े होते थे, किंतु मैडम कामा ने यह चुनौती को स्वीकार किया और दीनहीन की सेवा शुश्रूषा में स्वयं को समर्पित कर दिया। प्लेग के रोगियों की अथक सेवा करती, उन्हें ढाढ़स बंधाती और कहती उसका जीवन देश का जीवन है। सेवा करते करते हुए स्वयं भी शिकार हो गई। मृत्यु से तो वह बच गई, किंतु स्वास्थ्य काफी गिर गया। इसी उपचार के लिए अप्रैल 1901 में उन्हें यूरोप भेज दिया गया। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों में एक वर्ष रहकर 1905 में मदाम कामा लंदन पहुंची। वहां उन्होंने प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। धीरे धीरे उसका संबंध श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ आया। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट में उनके लेख प्रकाशित होने लगे और वर्मा द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी में काम कर हुए अपना सारा समय लगाती थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप मदाम कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ लंदन छोड़कर फ्रांस चली गई। फ्रांस में रहकर पेरिस की क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। लाला हृदयलाल को भी ब्रिटेन से निष्कासित कर दिया गया। सरदार सिंह राणा पहले से ही फ्रांस में थे। सावरकर जी भी लंदन छोड़कर फ्रांस आ गए। फ्रांस अब भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ हो गया। फ्रांस से सन 1907 में जनवरी के स्टुगार्ट नगर के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहुंची, जहां ललकारते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भर्त्सना की और वह भाषण समाजवादी व्यवस्था का अंग बन गया। जैसे विवेकानंद ने अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया था, ठीक उसी प्रकार मदाम कामा ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति संग्राम का बिगुल फूंका।
महान क्रांतिकारी मौलवी बरकतुल्लाह ने भी उनके भाषणों का भरपूर लुत्फ उठाया। न्यूयॉर्क के प्रेस रिपोर्टर से साक्षात्कार के समय बीकाजी कामा ने कहा कि भारत के लोग यद्यपि भूखे और अनपढ़ हैं, पर उसमें आजादी की भूख कहीं अधिक है। 28 अक्टूबर 1907 को मिनर्वा क्लब द्वारा बालफोर्ड एस्टोरिया होटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप लोग रूस के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। अंग्रेज लोग भारत के लोगों का खून चूस कर भी प्रसारित कर रहा है कि भारत के लोग बहुत सुखी हैं और वे स्वाधीनता नहीं चाहते। आप सबसे निवेदन है कि भारत की स्वाधीनता के लिए सहयोग करें। अमेरिका में धुआंधार प्रचार के बाद वो पुनः लंदन पहुंची। वह यह बखूबी जानती थी कि लंदन में गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा है, किंतु वहां निर्वासित होकर आए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से वे भारत के समाचारों के बारे में जानकारी लेनी चाहती थी। उन्हें यह जानकर अपार प्रसन्नता हुई कि 1907 में सूरत में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल के लोगों का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। लंदन के टेक्सटन हॉल में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, खापेट, गोकुल चंद नारंग और आगा खां जैसे दिग्गज नेता उपस्थित थे, किंतु सबसे अधिक प्रभावशाली और ओजस्वी भाषण मदाम कामा का ही था। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि हिंसक से निपटने के लिए केवल यही मार्ग है। शेर की मांद में घुसकर शेर को ललकार रही थी और उनका यह एक ही संदेश था, देश के लिए मर मिटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसमें कष्ट और बाधाएं तो आएंगी ही, उनको चीर कर हम आगे बढ़ेंगे। हम भारत के हैं और भारत के लिए ही हैं। सन 1908 में इंडिया हाउस में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसके लिए धन एकत्रित करने का काम मदाम कामा को सौंपा गया और हर प्रकार से क्रांतिकारी साहित्य को प्रकाशित कराने और वितरित करने के काम को भी उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को भी प्रकाशित कराया और गोपनीय ढंग से वितरण कर सभी देशों ने उसकी प्रतियां भेजी। 1 मई सन 1909 को पुनः पेरिस पहुंची, जहां से उन्हें वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा। बाद में उसके अंक जनवरी से अगस्त 1910 तक जिनेवा से प्रकाशित किए गए और अंततः वहां से भी हटाकर हॉलैंड ले जाना पड़ा। महिलाएं भी राजनीतिक में भाग लेकर आगे आए, यह उनका आह्वान था। मिस्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं मिस्र का केवल आधे प्रतिशत को ही देख पा रही हूं। मैं मिस्र के सपूतों को पूछना चाहती हूं कि आपकी माताएं कहां हैं, बहनें कहां हैं। आपको यह भी याद दिलाना होगा कि पालना झुलाने वाले हाथ ही देश का संचालन करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। वीर सावरकर जब जहाज से कूदे तो फ्रांस तट से उन्हें बचा ले जाने की योजना मदाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी, किंतु योजना विफल हो गई, क्योंकि जहाज समय से बहुत पहले ही फ्रांस तट पर पहुंच गया था और सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंचकर सावरकर को छुड़ाने का अनेक प्रकार से यत्न किया, किंतु यहां भी वे सफल नहीं हो सकी। क्रांतिकारी युवक कन्नरे ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी और इसी प्रकार क्रांतिकारी वांची अय्यर ने टिकनेवेली के न्यायाधीश मिस्टर एस की हत्या कर दी। इस हत्याओं में प्रयुक्त पिस्तौल ब्राउनिंग मॉडल की थी और ऐसी 20 पिस्तौलें भारत भेजी गई थी, जिनकी खरीद के लिए पैसों की व्यवस्था मदाम कामा ने ही की थी और पिस्तौलें भेजने की सारी जिम्मेदारी सरदार सिंह राणा और वीर सावरकर के स्थान पर स्वयं अपने ऊपर ले ली। मदन लाल ढींगरा को वह अपने बेटा जैसा मानती थी। उसे फांसी लगने के बाद
वह पागलों जैसी हो गई थी। भारत के डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य सन 1913 में मदाम कामा से मिलने फ्रांस गए और मिलने पर जैसे ही मदन लाल ढींगरा का नाम आया तो उनकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस और इंग्लैंड मित्र देश थे। अब मदाम कामा की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और कतिपय पाबंदी लगाने के बाद पेरिस से हटाकर वीसी नामक स्थान पर एक पुराने किले में उन्हें नजरबंद कर दिया गया और 4 साल तक नजरबंदी की स्थिति में रखा गया। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें छोड़ तो अवश्य दिया गया, किंतु उसका स्वास्थ्य काफी गिर गया था। उनका शरीर सूख कर जर्जर हो गया था। सरदार सिंह राणा यह देखकर रो पड़े। मदाम कामा ने मातृभूमि के लिए जलयान द्वारा प्रस्थान किया। आयु भी लगभग 70 के आसपास थी। भारत पहुंचते उन्हें अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। शरीर जर्जर हो गया था और 8 महीने के अंतराल के बाद अस्पताल में ही 16 अगस्त 1936 को उनकी यह लीला समाप्त हो गई और वे चिर निंद्रा में विलीन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि उसकी मृत्यु फांसी अथवा गोली लगने से नहीं हुई, किंतु स्वाधीनता संग्राम में उनकी शहादत अतुलनीय है, जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। ऐसी वीरांगनाओं को सत सत नमन।